दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच में पुनः मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। इससे पूर्व जो हमने बताया मौर्य काल को, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जवाब सवाल है, उसको मैंने बताया था। आज मैं मौर्योत्तर काल के संबंध में कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहता हूँ। मौर्योत्तर काल जिस प्रकार से देशी शासक, यहाँ पर देखिए देशी शासक और विदेशी शासक दोनों प्रक्रियाओं में जो है ये वंश का जो कालक्रम रहा वो है। पहले था गुप्त वंश, देशी शासक में गुप्त वंश, उसके बाद एक कन्नव वंश, उसके बाद जो है सातवाहन वंश, एक था चेती वंश जिसका उपनाम महावेगवाहन वंश भी कहते हैं, महावेगवाहन। अब आते हैं विदेशी शासक की ओर। विदेशी शासक में इंडो ग्रीक था, उसके बाद जो है शक का भी जिक्र है, पार्थियन का भी जिक्र है, एक है कुषाण वंश। अब हम आगे चलते हैं। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह पुष्यमित्र शुंग था, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक भृदरथ की हत्या बड़ी चालाकी और कूटनीतिक तरीके से पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में ईस्वी में किया था। 185 ईस्वी का वान भट्ट के हर्षचरित में इसे अनार्य कहा गया है। वान भट्ट का जो एक जो पुस्तक है हर्षचरित, इसमें उसे अनार्य कहा है। वान भट्ट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। वान भट्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें इसे अनार्य कहा है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि वान भट्ट के हर्षचरित्र में पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया, तो अनार्य कहा गया है, अनार्य जो है कहा गया। अब आते हैं आगे शुंग वंश। साहित्य एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होता है। शुंग वंश का जो जिक्र है, शुंग वंश का जिक्र जो है दोनों तरीके से प्राप्त होता है। एक है साहित्यिक साक्ष्य, एक है पुरातात्विक साक्ष्य। दोनों साक्ष्यों से शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश का जो है हमें जानकारी इकट्ठा करनी है तो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से हमें प्राप्त हो जाती है। अब आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, अभी हाल में ही बिहार होमगार्ड का बहाली दिया है, जिसमें परीक्षा तो नहीं है लेकिन फिजिकल के तैयारी के लिए ज़ोर शोर से नवयुवक जो है तैयार रहें। कारण है कि क्रांतिकारी युवाओं के लिए ही यह अपॉर्चुनिटी है कि वह दौड़ के यह नौकरी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अभी हर परीक्षाओं के माध्यम से ही हर बहालियाँ होती है, बगैर परीक्षा का कोई बहालियाँ नहीं होती। यह पहला बहाली है इस वर्तमान समय में जो केवल फिजिकल का मापदंड अपनाने के बाद यह नौकरी पाई जा सकती है। इसमें बहुत ही कठिन संघर्ष मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार जीवन में नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे पूर्व होमगार्ड की कुछ पदों की बहालियां हुई थी, जिसमें परीक्षा आयोजित किए थे केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा। इधर बीच में 11 वाला कुछ बहालियां थी जो ओपन बहाली थी, जिसमें फिजिकल मापदंड के आधार पर ही हुई थी। अभी जो है फिर फिजिकल के ही माध्यम से हो रही है। मात्र कुछ दिन पहले ही जो है इसका विज्ञापन आया और कई जिला में इसका तिथि भी निर्धारण कर दिया है। शायद अगले मई में ही अलग अलग जिला अलग अलग तरीके से दौड़ ले लेंगे। यह दो महीना 3 महीना की प्रक्रियाएँ हैं, इसमें अभी से लग जाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे युवा हमारे पिच पर मेहनत भी कर रहे हैं। मैं सुबह को जब टहलने जाता हूं तो देखता हूं कि लोग जो है पिच पर दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि आगामी यह बहाली जो है होमगार्ड की 15,000 की संख्या में है। काफ़ी अच्छा अवसर है। इसमें अगर जोश जुनून और क्रांतिकारी संघर्षशील युवा साथी अगर मेहनत करेंगे तो सफलताएँ निश्चित तय होगी, बशर्ते उसमें अच्छा स्कोर भी करना है। सिर्फ फिजिकल मात्र पास कर लेने से नौकरी की गारंटी नहीं है। उसमें जो मापक अपनाया गया है, गोला में है, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, ये सब में जो है पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट के आधार पर बहाली क्लियर होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे के टॉपिक को मैं पुनः लेकर
आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।